नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे और आपके प्यारे चैनल हिंदी ज्ञान भारती में। तो दोस्तों आइए आज आगे पढ़ते हैं पिछले टॉपिक से। पिछले टॉपिक में हमने शिक्षण विधियां पढ़ी थी और कौशलों की शिक्षण विधियां हमने पढ़ ली है। उसके बाद हमने व्याकरण की शिक्षण विधियां पिछले टॉपिक में पढ़ी थी। आज गद्य की शिक्षण विधियां हम पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं गद्य शिक्षण की विधियां। गद्य शिक्षण की विधियां जानने से पहले हमें गद्य शिक्षण के उद्देश्य जान लेने चाहिए। गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो देखो, गद्य शिक्षण का उद्देश्य जो है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो बालकों में नवीन ज्ञान गद्य के माध्यम से लाना होता है। बालकों के शब्दकोश में वृद्धि होती है। इससे गद्य पढ़ाने से विचार और कल्पना शक्ति का विकास होता है। मौलिक और लिखित अभिव्यक्ति क्षमता का विकास इससे होता है और विविध गद्य शैलियों से बच्चों का क्या होता है, परिचय करवाया जाता है। भाई गद्य की अनेक शैलियां होती है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, रेखा चित्र है, एकांकी है या अन्य जो विधाएं हैं गद्य की, उनसे बच्चों को रूबरू कराया जाता है। और अगर बात करूं मैं उद्देश्य की, तो प्राथमिक स्तर पर गद्य का उद्देश्य अलग होता है, माध्यमिक स्तर पर इसके उद्देश्य अलग होते हैं और उच्च स्तर पर गद्य पढ़ाने के उद्देश्य अलग होते हैं। जहां तक प्राथमिक स्तर की बात है तो प्राथमिक स्तर पर तो बच्चों का जो है भाषा और नए शब्दों का उनका परिचय करवाना होता है ना, और उनका भाषा का शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करवाना प्राथमिक कक्षाओं में गद्य का उच्चारण मतलब उद्देश्य होता है। नए शब्दों का ज्ञान करवाना और भाई विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, है ना, ये प्राथमिक स्तर पर तो उद्देश्य होता है। माध्यमिक स्तर की अगर मैं बात करूं, 10th तक के विद्यार्थियों की बात करूं, तो छात्रों में शब्द भंडार और शुक्ति भंडार में वृद्धि करना, छात्रों की भावों की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, छात्रों की कल्पना शक्ति में वृद्धि करना और नैतिकता के अवसर प्रदान करना, और जो विविध गद्य की शैलियां हैं उनसे उनका परिचय करवाना। ये हो गया माध्यमिक स्तर। उच्च स्तर पर बात करूं तो उच्च स्तर में विवेचनात्मक शक्ति और समीक्षात्मक शक्ति का विकास करना। आपको पता ही है कि कॉलेज स्तर पर जो है वो समीक्षात्मक प्रश्न आते हैं, तो समीक्षात्मक शक्ति का विकास करना उच्च स्तर पर गद्य का उद्देश्य होता है। शब्द भंडार और शुक्ति भंडार में वृद्धि करना, ये उद्देश्य तो उसमें भी होता है। और इसके अलावा लंबे लंबे जो वाक्य हैं उनको समझना, उनका भाव ग्रहण करना, तो ये गद्य के उद्देश्य हैं। अब बात करेंगे गद्य की शिक्षण विधियां। गद्य पढ़ाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? तो गद्य पढ़ाने में 3 प्रकार की शिक्षण विधियां प्रयुक्त होती है। प्राथमिक शिक्षण विधियां, माध्यमिक स्तर पर कौन सी शिक्षण विधियां होनी चाहिए और उच्च स्तर पर कौन सी शिक्षण विधियां होनी चाहिए। देखो, गद्य में सबसे पहले प्राथमिक स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर में अर्थबोध या उद्बोधक विधि प्रयोग में लाई जाती है। अर्थबोध या उद्बोधक विधि, इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि शिक्षक जो है वो गद्य पाठ पढ़ाते हैं और उसमें जो कठिन शब्द आते हैं उनके अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं। अर्थबोध विधि, भाई शब्दों के क्या बता दोगे, अर्थ बता दोगे। और अर्थ बताने के लिए आप चित्र दिखा करके अर्थ बोध विधि या उद्बोधक विधि में चित्र दिखा सकते हो। मानचित्र, ग्लोब, प्रतिरूप, मॉडल कहते हैं हम उसको, वो दिखा सकते हो, या कोई प्रत्यक्ष पदार्थ भी लाके दिखा सकते हो। आप छोटा मोटा चीज है तो लाके भी बता सकते हो। संधि, समास, है ना, उपसर्ग, प्रत्यय या जो शब्दों का विच्छेद करके, व्याख्या करके, या फिर अपने हाव भाव अभिनय करके और बच्चे को है अर्थबोध करवाया जाता है उद्बोधक विधि में। मतलब इतने तरीकों से इसमें पढ़ाया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षण के लिए ठीक मानी जाती है। और इसके बाद अगली जो विधि है वो माध्यमिक स्तर के लिए है, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक दोस्तों अरस्तु है। यूनान के एक दार्शनिक थे, सॉरी सुकरात थे, अरस्तु नहीं सुकरात है, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि के जो प्रवर्तक है वो सुकरात माने जाते हैं। सुकरात ने इस विधि की शुरुआत की थी। बहुत पुरानी विधि है प्रश्नोत्तर विधि। और माध्यमिक स्तर पर प्रश्नोत्तर विधि से अगर गद्य पढ़ाया जाए तो इसमें कैसे पढ़ाएंगे? इसमें क्या है कि जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ाया या वाक्य पढ़ाया तो उसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछ लोगे आप। प्रश्नोत्तर विधि है,
पढ़ाते जाओगे और प्रश्न पूछते रहोगे और पढ़ाए जाने वाले गद्य पाठ में आप प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक गद्यांश पर छोटे छोटे अति लघु उत्तरात्मक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो बच्चों से पूछते रहेंगे, वो उत्तर देते रहेंगे और इससे बालकों की जो है सक्रियता भी बनी रहेगी और उत्तर खोजने की प्रवृत्ति का भी बच्चों में विकास होगा। और ये विधि जो है माध्यमिक स्तर पर यह विधि गद्य शिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि भी मानी जाती है। तो ये हो गई प्रश्नोत्तर विधि माध्यमिक स्तर पर। अगली है व्युत्पत्ति विधि। व्युत्पत्ति, तो दोस्तों व्युत्पत्ति विधि में क्या होता है कि शिक्षक जब पाठ पढ़ाता है तो उसमें जो कठिन शब्द आते हैं उनका विश्लेषण करता है, उन शब्दों का विभाजन करता है, व्युत्पत्ति कैसे हुई वो बताता है। कि जैसे मान लो विद्यालय शब्द है तो इसमें वि, धन, आलय इस प्रकार से बना है, तोड़ करके शब्दों की उत्पत्ति से अर्थ समझाने का प्रयास वो करता है। व्युत्पत्ति विधि में शब्दों को उत्पन्न कैसे हुए, व्युत्पन्न मतलब बने कैसे, इस आधार पर जो है उनका तौर तरीका बताया जाता है। इस विधि का प्रयोग करने से बालकों में शब्द रचना का है ना वो ज्ञान जो है वो होता है। और इस प्रकार के से प्रश्नोत्तर जो विधि है उसमें भी इसे शामिल किया जा सकता है। और भाई ऐसा तो प्रश्नोत्तर विधि में भी होता है, ऐसा इसी में होता है, इसलिए ये प्रश्नोत्तर से कम महत्व की मानी जाती है। क्योंकि आपकी शब्द की उत्पत्ति के बारे में, व्युत्पत्ति के बारे में प्रश्न पूछोगे तो ये तो प्रश्नोत्तर विधि में पूछ रहे थे, तो मतलब उसके जैसी ही ये विधि है। प्रश्नोत्तर व्युत्पत्ति एक ही बात है, बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं है और ये माध्यमिक स्तर के लिए है। अगली जो हमारी विधियां हैं वो उच्च स्तर के लिए है ना। माध्यमिक के बाद में उच्च माध्यमिक मान लो या कॉलेज स्तर की बात करें तो उसमें जो है वो जो विधियां काम में ली जाती है उसमें पहली है व्याख्या विधि। आपको पता ही है 12वीं क्लास के लगभग हम व्याख्या करवाते हैं, हिंदी से पढ़ाते हैं तो सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न आता है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में क्या होता है, शब्द का अर्थ बताने के साथ साथ उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं है ना, अन्य जितनी भी बातें हैं उनको भी बच्चों को स्पष्ट रूप से समझाना इस विधि में पड़ता है। और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आपको बहुत सारे उदाहरण देने होते हैं। देखो इस विधि की एक कमी है कि इस विधि में शिक्षक केंद्रित विधि है, क्योंकि शिक्षक जो रहता है वो व्याख्या करता रहता है, बोलता रहता है और बाकी जो स्टूडेंट है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो इसमें काम कुछ कर नहीं सकते, उनमें से नींद आने लग जाती है उनको, है ना। तो इस विधि की ये कमी मानी जाती है क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित विधि है, बच्चे इसमें निष्क्रिय हो जाते हैं। शिक्षकों के आधार पर देखा जाए तो ये सबसे सस्ती विधि है और एक शिक्षक कई बच्चों को व्याख्यान से पढ़ा सकता है, ये अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर छात्रों के एटीट्यूड के हिसाब से, दृष्टिकोण के हिसाब से माना जाए तो ये विधि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनको तो अपने विचार प्रकट करने का या कोई कार्य करने का मौका मिलता नहीं है, वे तो मूक दर्शक बन करके बैठे रहते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो ये विधि बच्चों के लिए उचित नहीं मानी जाती। लेकिन जो बड़ी क्लासें हैं, उच्च स्तर पर है, उनके लिए व्याख्यान विधि काम में ली जाती है। अगली जो विधि है वो है व्याख्या टीका प्रसंग। तो व्याख्या के बाद टीका। टीका विधि में क्या होता है, टीका टिप्पणी करना। आप जानते हो टीका टिप्पणी करना, टीका का मतलब ये है कि ये व्याख्या विधि का संक्षिप्त रूप ही है, व्याख्या से छोटी मान लें आप। व्याख्या विधि में तो व्याख्यान मतलब लंबी चौड़ी बात का विस्तार करना होता है और इसमें क्या है कि जितनी जरूरी है उतनी ही उस पर टिप्पणी कर दी जाती है। किसी शब्द को समझाना है तो उसमें अर्थ स्पष्ट हो जाए, है ना, उस पर अपना कमेंट कर दें कि वो बात समझ में आ जाए, बस इतनी, कम से कम, ना उसमें ज्यादा हो ना उसमें कम हो, इतनी सी व्याख्या करना टीका कहलाती है। टीका का मतलब मैं कह सकता हूँ कि किसी भी शब्द पर आपका कमेंट, किसी भी सूक्ति के बारे में आपका कमेंट जितना समझ में आए उतना ही, ना उसको फैलाना है ना ही कम करना है, तो ये टीका विधि कहलाएगी। अगली जो विधि है टीका के बाद वो है प्रसंग विधि। प्रसंग से प्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रसंग वाली बात ये, प्रसंग का मतलब होता है कि आप किसी भी बात को समझाने के लिए एक प्रसंग उपस्थित करते हो, कहानी उपस्थित करते हो, पूरी जड़ में से खोज के निकाल के लाते हो, उसे हम प्रसंग कहते हैं। तो गद्य पाठ को पढ़ाते समय जब शिक्षक क्या करता है कि कोई उदाहरण को प्रस्तुत करके और उस शब्द को स्पष्ट करने के लिए वह क्या करता है कि प्रसंग देता है ना, पूरी कहानी सुना दे। तो फिर जैसे कि दशानन शब्द है, तो दशानन शब्द को समझाने के लिए आप रावण की पूरी कहानी बताते हो, रावण थे, उसके 10 सर थे, इस प्रकार से आप पूरी जो है प्रसंग उपस्थित कर देते हो, कहानी उपस्थित कर देते हो, तो उसे हम प्रसंग विधि कहते हैं। वैसे व्याख्या विधि का ही एक भाग है ये,
लेकिन इसमें अंतर इतना है कि व्याख्या विधि में जो होता है वो व्याख्या दी जाती है, इसमें इस शब्द पर या जिस पर बात चल रही है उसके लिए जो कहानी शास्त्रों में या पुरानी कहानियां हैं उसका आप सहारा लेकर के और प्रसंग विधि को रोज। सॉरी दोस्तों। तो इस विधि में आप क्या है कि इसमें थोड़ा सा प्रसंग उपस्थित करके और इसको रोचक बनाते हो। इस प्रकार हमने जो है अब तक गद्य शिक्षण की विधियां जो है उनमें हमने प्राथमिक स्तर की एक विधि सीखी, अर्थबोध या उद्बोधक विधि, याद आ गई होगी आपको, अर्थ स्पष्ट करना होता है। और माध्यमिक स्तर पर प्रश्नोत्तरी या व्युत्पत्ति विधि मैंने बताई। और उच्च स्तर पर जो है व्याख्या विधि, टीका विधि, प्रसंग विधि। व्याख्या, टीका, प्रसंग याद रख लेना, व्याख्या, टीका और प्रसंग। सह प्रसंग व्याख्या ये तो कॉलेज स्तर या 12वीं स्तर पर ही होती है, याद रह जाएगी। टीका भी इसी स्तर पर है। और छोटे बच्चों को अर्थबोध, उद्बोधक विधि ठीक रहती है। और माध्यमिक स्तर पर प्रश्नोत्तर और व्युत्पत्ति विधि। और प्रश्नोत्तर विधि किसकी देन है, तो ये सुकरात जो दार्शनिक थे यूनान के, उनकी दी हुई विधि है, इसको सुकराती विधि भी कहते हैं। तो दोस्तों ये बातें आप याद रखोगे। अगला जो टॉपिक है मेरा वो गद्य के बाद पद्य की शिक्षण विधियों को मैं लेकर आऊंगा, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी प्रकार अपना साथ बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, फिर एक नया और नई चीज़ों के साथ। कैसा लगा मुझे आप जरूर बताना, ये टॉपिक कैसा लगा। और देखते रहना, ऐसे ही आप अपना सहयोग बना के रखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए इजाज़त देंगे। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।